गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज। जो 5th एपिसोड हमने कल किया था उससे सेकंड पार्ट का रिवीजन हम आज करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ था? 1909 के पार्लियामेंटो अधिनियम के तहत शुरू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत शुरू हुआ था। और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हुई थी। और 1935 के एक्ट के तहत ही 1937 में पहला संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को बना था, जिसके पहले चीफ जज बने थे ग्वेयर। तो ये नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनका पूरा नाम क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की 5वीं बैठक में इसको पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को यह पास हो गया था। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। बाद में ये बने थे, लेकिन पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 12वें अधिवेशन हुआ था उसमें इसको अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा समिति की स्थापना हुई थी, जिसमें 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक माना जाता है। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338A में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसका वर्णन है अनुच्छेद 338 में, और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं अजय माणिक राव। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका वर्णन है अनुच्छेद 338B, और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। NHRC नेशनल कमीशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 के अधिनियम के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना की गई थी। अब इस समय के कोई भी अध्यक्ष नहीं है, और जो इससे पहले अध्यक्ष थे तो ये है अरुण कुमार मिश्रा। और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष भी रंगनाथ मिश्र ही थे। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये है नीति की फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। और इसके CEO BVR सुब्रमण्यम है, लेकिन पहले कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। और इससे पहले होता था योजना आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसके लास्ट अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। और पहले उपाध्यक्ष ये थे गुलजारी लाल नंदा, और लास्ट अध्यक्ष ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि लास्ट अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अजय बंगा कौन है? तो ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है, और ये विश्व स्तर पर लोन देने का कार्य करता है। UN महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने फिलिमन यांग, जो कैमरून देश के रहने वाले हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक हैं, और इसका हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 23 जून को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। और पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में 6 अप्रैल को हुई थी। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हुए थे, इसलिए 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में।
और वर्तमान ये पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा, जिनका संबंध ये इनको उड़न परी कहा जाता है और ये केरल राज्य से संबंधित हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। और 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। 21 फरवरी को दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस। और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन को कहते हैं O3 और ये समताप मंडल में मिलती है और इसकी मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू होने की खुशी में मनाते हैं और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए मनाते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया था भाग 9 में। और भाग 9 और अनुसूची 11 और इसमें 29 विषय शामिल हैं। अनुसूची 12 को किसके द्वारा जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसमें नगर निकायों का वर्णन है और इसमें 18 विषय शामिल हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध जो पृथ्वी है 2 गोलार्ध में विभाजित है, दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध है। और ये होती है 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन से ऊपर की ओर होता है उत्तरी गोलार्ध। और भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है और इसी से भारत के मध्य से 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है, उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इससे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहते हैं मकर रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नीचे की ओर सबसे बड़ा दिन कब होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में उसी दिन होगा। तो ये होता है 22 दिसंबर को और इसे ही शीत आयनांत कहते हैं। तो सर्दियों में आता है 22 दिसंबर, तो इसलिए इसको कहते हैं शीत आयनांत। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि 12-12 घंटे के होते हैं और इसे कहते हैं विषुव या इक्विनॉक्स। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ये गर्मियों में आता है इसलिए इसे कहते हैं ग्रीष्म आयनांत। और उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इस पर मिस्र का अधिकार है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन स्थित है? तो यह है पाक जल संधि। और पाक जल संधि रॉबर्ट पाक ने निर्धारित की थी। बाब उल मंदेब संधि, इसे कहते हैं आंसुओं का द्वार, और ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कहाँ पर हैं? तो ये कांगो नदी पर स्थित हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश होती है, लैटिट्यूड होती है, तो इसको 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपी नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, जो राजस्थान में बहती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो ये होती है नील नदी और इसी पर आसवान बांध स्थित है। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, जो रूस में बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी, जो चीन में बहती है। और चीन का शौक पीली नदी या हवांगो नदी को कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये मिसिसिपी और मिसौरी नदी, इन्हें जुड़वा नदी कहा जाता है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन नदी, और यहीं पर अमेजोन वर्षा वन भी स्थित है, जो ब्राज़ील में स्थित है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा, और इसमें चैम्सफोर्ड वायसराय थे। और भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव कौन थे? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, तो मॉन्टेग्यू इस समय भारत सचिव थे और वायसराय थे चैम्सफोर्ड। और इसका एंड हुआ था फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में चोरा चोरी घटना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक पुलिस थाने में भड़काऊ भीड़ ने आग लगा दी थी, और जिससे
इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था, तो गांधी जी ने 9 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने इसी समय केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और इसके द्वारा 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी और संविधान सभा के लिए 379 सीट बनाई गई थी और इसमें से 93 सीट देशी रियासतों के लिए थी और 296 सीट, इसमें से 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों के लिए और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे कुर्ग बलूचिस्तान, अजमेर वाड़ा और दिल्ली। कुर्ग कर्नाटक में स्थित है और बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में, अजमेर राजस्थान और दिल्ली भारत में ही स्थित है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे 292। 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसे पहले कहते थे काकोरी ट्रेन डकैती, जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। 12 मार्च 1930, इस दिन महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च को शुरू किया गया था और दांडी मार्च का अंत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था और ये 24 दिन यात्रा चली थी और इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था और इसमें सरोजिनी नायडू भी शामिल थी और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं और सरोजिनी नायडू ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। और सरोजिनी नायडू ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है जो है द गोल्डन थ्रेश होल्ड और इनका जन्म दिवस होता है 13 फरवरी को और इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था और इसमें वायसराय थे इरविन और गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। मंत्रिपरिषद का आकार तय किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 91वें संविधान संशोधन सन 2003 के तहत किया गया था और ये लोकसभा का 15% है, यानी कि लोकसभा का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता और विधानसभाओं में भी 15%, लेकिन दिल्ली इसका अपवाद है जहाँ पर 10% ही मंत्री बन सकते हैं और इससे संबंधित संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, इसका संबंध किससे है? GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246A में है और GST काउंसिल का वर्णन है 279A में और इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री और वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और GST दर को निर्धारित करता है GST काउंसिल और ये दर 6 प्रकार की होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये 5 तरह की GST दर होती हैं और GST 1 नेशन 1 टैक्स है और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST को लागू किया गया था। लेटेस्ट संविधान संशोधन कौन सा? 106वां संविधान संशोधन और ये 128वें क्रम का बिल है और इसको पेश विधि मंत्री या कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया था और इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 1/3 1/3 सीट आरक्षित की जाएंगी और दिल्ली में मंत्रिपरिषद का आकार 10% है और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली NCR दिल्ली नेशनल कैपिटल एरिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। अब हम देखेंगे मोदी कैबिनेट 3.0। जो 3.0 में कैबिनेट मंत्री बने हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो हम उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं और ये कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग से संबंधित हैं। भारत के रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह। अमित शाह बने हैं भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। नितिन गडकरी बने हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा ये बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।
शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में है कृषि मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी है और इनके द्वारा बजट भी पेश किया जा चुका है। इनके द्वारा अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था और जुलाई महीने में इन्होंने पूर्णकालिक बजट भी पेश किया है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स और बिजली विभाग के मंत्री बन गए हैं। एच.डी. कुमारस्वामी ये भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बन गए हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही GI टैग आता है, जिसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, और ये स्थान विशेष में होने वाले उत्पादों को दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1999 का अधिनियम है, लेकिन ये 2003 में लागू हुआ था और 2004 में पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। जीतन राम मांझी ये MSME सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग के मंत्री हैं। ललन सिंह ये पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बन गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल ये जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार ये हैं सामाजिक न्याय मंत्री। राम मोहन नायडू ये विमानन या एविएशन मिनिस्टर हैं और मोदी 3.0 के सबसे युवा मंत्री भी यही हैं। प्रहलाद जोशी ये उपभोक्ता मामले मंत्री बने हैं। जुएल जोराम ये जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं। गिरिराज सिंह ये कपड़ा मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। MEIT माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सूचना प्रसारण मंत्री भी यही बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और दूरसंचार मंत्री बने हैं। भूपेंद्र यादव ये बने हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। गजेंद्र सिंह सहकावत ये बने हैं संस्कृति और पर्यटन मंत्री। अन्नपूर्णा देवी ये महिला और बाल विकास मंत्री बनी हैं। और इससे पहले कौन थी? तो इससे पहले कौन थी इसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में, जो चुनाव हार गई हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने हैं। हरदीप सिंह पुरी ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं। मनसुख मंडाविया ये खेल मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले मंत्री बने हैं। जी किशन रेड्डी ये बने हैं कोयला और खान मंत्री। और चिराग पासवान ये बने हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। CR पाटिल ये बने हैं जल शक्ति मंत्री। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किनको माना जाता है? तो ये माना जाता है विलियम हार्वे को। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और DNA का हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, और इसके लिए इनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया है। DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक मिलते हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और RNA में DNA की जगह थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल मिलता है RNA में। मानव शरीर में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा का मतलब है कि हार्ट जो हमारा दिल होता है, हृदय होता है, उसमें ब्लड 2 बार आता है और 2 बार एग्जिट होता है। कॉकरोच में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। और मानव में होता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त वाहिनियों में बहता है। जैसे मानव में है धमनी और सिरा। धमनियों में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त, और सिराओं में अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त रक्त बहता है। तो मानव में है बंद परिसंचरण तंत्र। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कब की थी? 1674 में की थी और इसने जीवाणु की खोज भी की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। स्लाइडर और सवान ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगन ने, और इसके लिए इनको 1901 में फिजिक्स का नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। विलियम हार्वे और रोंटगन इन दोनों को फिजिक्स का नोबेल अवार्ड 1901 में दिया गया था। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था राजस्थान में। 1526 पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक शासन किया था और ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में तुलगमा युद्ध प्रणाली, छुप कर वार करने की प्रणाली का इस्तेमाल किया था, और तोप खानों को सजाए के लिए उस्मान पद्धति का भी यूज़ किया था। और ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। और दूसरी लड़ाई हुई थी
5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी और अकबर की तरफ से नेतृत्व बैरम खान ने किया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को और अहमद साबदाली ने मराठों को इसमें हराया था। तो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे 5th क्लास से संबंधित और कुछ पार्ट इसका रह गया है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।